नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोतों के जरिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। स्रोत उन्हें सिर्फ भारत के संविधान निर्माता नहीं बताते, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बड़े समाज सुधारक और दलितों के एक बहुत मुखर अगुवा के तौर पर भी पेश करते हैं। सही कहा। उनकी भूमिका बहुआयामी थी, मतलब कई परतें थी उसमें। और देखिए, इन स्रोतों में जो पहली बात एकदम ध्यान खींचती है वो है उनके जन्म से जुड़ी एक विडंबना कह लीजिए। 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश। जन्म एक ऐसे परिवार में जिसे समाज अछूत मानता था। जी। उस वक्त की सामाजिक स्थिति बहुत अलग थी। इतनी कि स्रोत बताते हैं उन्हें सार्वजनिक कुएं से पानी तक लेने की इजाजत नहीं थी। हाँ, ये बहुत मार्मिक है। सोचिए जरा। और फिर इसी इंसान ने पूरे देश के लिए मौलिक अधिकारों और बराबरी की बात करने वाला संविधान तैयार किया। बिल्कुल। और ये जो विरोधाभास है ना, ये उनके पूरे जीवन संघर्ष को समझने की एक तरह से कुंजी है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि कैसे उन्होंने इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को सबसे बड़ा हथियार बनाया। बिल्कुल। महू से बॉम्बे, फिर अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक का सफर। हाँ, LSE। उस जमाने में ये सोचना भी मतलब बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। किसी दलित युवक के लिए तो लगभग असंभव सा लगता है। सही। और ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, जैसा आपने कहा। हाँ, वही मैं कह रही थी। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। हाँ, कि वहाँ के जो अनुभव थे विदेशी विश्वविद्यालयों के, वहाँ के विचारकों से मिलना, सामाजिक आंदोलनों को देखना, उसने उनकी सोच को एक नई धार दी, कह सकते हैं। बिल्कुल। उन्हें वो बौद्धिक हथियार मिले जिससे वो जाति व्यवस्था का विश्लेषण कर सकें और सामाजिक न्याय के लिए तर्क गढ़ सकें। सही कहा। और यही जो बौद्धिक तैयारी थी वो फिर उनके सामाजिक आंदोलनों में साफ दिखते हैं। जैसे स्रोत महाड़ सत्याग्रह का जिक्र करते हैं 1927 में। हाँ, महाड़ सत्याग्रह, ये काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, पर अक्सर इसे सिर्फ तालाब से पानी पीने का संघर्ष समझ लिया जाता है। अच्छा, वैसा नहीं था। वो तो था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये असल में सार्वजनिक स्थानों पर दलितों के बराबरी के हक का, उनके दावे का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। मतलब सिंबॉलिक ज्यादा था। हाँ, इसने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से सामने रखा। और फिर कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। हाँ, नासिक में। जी, 1930 में। वो भी कुछ ऐसा ही था। सिर्फ मंदिर में जाने की जिद नहीं थी वो। तो क्या था? वो सामाजिक बराबरी और मानवीय सम्मान की लड़ाई का प्रतीक था कि हमें भी वही अधिकार हैं जो बाकियों को हैं। सही बात। अच्छा, अब आते हैं पूना समझौते पर। स्रोत इसका भी जिक्र करते हैं। हाँ, 1932 का पूना पैक्ट। ये अक्सर चर्चा में रहता है और थोड़ा विवादास्पद भी। स्रोत इसके पीछे के तनाव को कैसे दिखाते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुत जटिल स्थिति थी। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर जोर दे रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बिल्कुल, ताकि दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें बिना किसी बाहरी दबाव के। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। और वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। जी, यरवदा जेल में। तो अंत में एक समझौता हुआ। अलग निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। रिजर्व्ड सीट्स। हाँ। स्रोत इशारा करते हैं कि अंबेडकर के लिए ये एक कठिन समझौता था। उन्हें यह पूरी तरह मंजूर नहीं था, पर उन्होंने इसे उस वक्त की परिस्थितियों में स्वीकार किया। शायद कोई और रास्ता नहीं दिखा होगा। समझ आता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 1947 भारत आजाद हुआ। स्रोत उनकी भूमिका पर रोशनी डालते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। हाँ, ये प्रारूप समिति क्या थी, जरा और साफ करें हमारे सुनने वालों के लिए। प्रारूप समिति मतलब वो कोर टीम थी 7 सदस्यों की, जिसने संविधान का पहला मसौदा, उसका पहला ड्राफ्ट तैयार किया। तो असली खाका इन्होंने खींचा। हाँ, कह सकते हैं। और अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे मूल्यों को स्थापित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि सदियों से जो वर्ग हाशिए पर रहे हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं, उन्हें संवैधानिक संरक्षण मिले। बिल्कुल, यही वजह है कि स्रोत कहते हैं कि उनका बनाया संविधान आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है।
वो नींव है हमारे लोकतंत्र की। और जीवन के अंतिम वर्षों में उनका बौद्ध धर्म अपनाना, 1956 में नागपुर में, स्रोत इसे कैसे देखते हैं? स्रोत इसे उनके जीवन भर के सामाजिक न्याय और समानता की खोज के सफर के एक तरह से पराकाष्ठा के रूप में देखते हैं। मतलब एक क्लाइमैक्स। हाँ, हिंदू धर्म के भीतर जाति व्यवस्था से वो बहुत निराश हो चुके थे। उन्हें लगा कि वहां रहकर समानता नहीं मिल सकती। तो उन्होंने बौद्ध धर्म में वो रास्ता देखा। जी, बौद्ध धर्म में उन्हें समानता और करुणा का मार्ग दिखा। और उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएं थीं, जो उन्होंने धर्मांतरण के समय ली, हाँ, वो काफी चर्चित है। वो सामाजिक और धार्मिक यथास्थिति को एक सीधी चुनौती थी। ये उनके अटूट इरादे को दिखाता है कि वो बदलाव के लिए कितने प्रतिबद्ध थे। तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों को देखें तो डॉक्टर अंबेडकर की जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे असाधारण व्यक्ति की है जिसने भयानक सामाजिक बाधाओं के बावजूद न सिर्फ खुद को साबित किया, बिल्कुल, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी, उसे आकार दिया। एकदम सही। उनका जीवन संघर्ष, उनके विचार और खासकर संविधान निर्माण में उनका जो योगदान है वो आज भी बेहद प्रासंगिक है। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि समानता और सामाजिक न्याय सिर्फ किताबी बातें नहीं है। हाँ, सिर्फ कहने की बातें नहीं है। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए लगातार कोशिश जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। और जाते जाते उनके वो शब्द जो हमेशा सोचने पर मजबूर करते हैं, जिसका जिक्र स्रोत भी करते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी शिक्षा के कारण हूँ। हाँ, ये बहुत गहरी बात है, शिक्षा की ताकत। और यही बात हमें आज के संदर्भ में सोचने के लिए एक बिंदु देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक जरिया बनाया। हाँ, आज के दौर में हम शिक्षा को व्यक्तिगत और सामूहिक सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए और असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। ये सवाल शायद हम सबके